Hello everyone. So from today we are going to start a new chapter which is equilibrium, okay, of class 11th. So starting up with the chapter, chemical equilibrium बहुत से बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि इक्विलिब्रियम जिसमें O2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो, जिसमें प्रोटीन हीमोग्लोबिन जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करे इन द ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी ऑफ O2 फ्रॉम आवर लंग्स से मसल्स की तरफ जो O2 मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होता है उसके लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए वो मदद करे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो इम्पॉर्टेंट होता है। बट ये इक्विलिब्रियम आखिर होता क्या है? तो इक्विलिब्रियम सिस्टम की एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर जो स्टेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें कोई भी टाइम के विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें कोई भी वेरिएशन शो नहीं होता। यानी टाइम के अकॉर्डिंगली हमको कोई भी वेरिएशन शो नहीं होता, मतलब प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस सिस्टम की एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन शो नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं इसी को। ठीक है, ये सब आप रीड कर लीजिएगा, इसमें इतना कुछ खास नहीं है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होता है, यहाँ से आप देखिए कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर आखिर होता क्या है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर, देखो इक्विलिब्रियम मिक्सचर आप वर्ड को तोड़ तोड़ के समझो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, ये तो आपको पता है। मिक्सचर किसका होगा? द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो रिएक्शन और प्रोडक्ट का मिक्सचर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहते हैं। इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होता है? एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मिक्सचर होता है उसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम दोनों ही प्रोसेस के लिए हो सकता है। ठीक है, किस किस के लिए हो सकता है? या तो ये फिजिकल प्रोसेस के लिए हो सकता है, ये केमिकल प्रोसेस, दोनों के लिए ही हो सकता है। ये क्या? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है वो फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा आप रिएक्टेंट जो है वो आप रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन ले रहे हो, उसके उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि ये जो रेट है रिएक्शन का वो फास्ट होगा कि स्लो होगा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या कह रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि जब रिएक्शन जो है वो कैसे हो रहे हैं, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम जो है ये दोनों ही, ये तो आपको समझ आ गया होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो दोनों ही प्रोसेस में हो सकता है। फिजिकल और केमिकल दोनों ही रिएक्शन के प्रोसेस में हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज होती है। ठीक है, रुक जाओ, पहले ये डेफिनेशन आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना, जो मैं आपको नोट डाउन करवा रही हूँ और जो आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओहो क्या हो रहा है आज मेरे साथ। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्टेज होती है, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्टेज होती है सिस्टम की जहाँ पर क्या हो रहा है, जो रेट है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का वो इक्वल है। डायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम की ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है उनका रेट इक्वल होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि या तो कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, या फिर ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में एक ऐसा, देखो जब भी रिएक्शन होता है ना तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पहले तो कम होती रहती है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट जो है वो हमारा कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा है, तो उसकी कंसेंट्रेशन ऑब्वियसली कम होगी और हमारे प्रोडक्ट की धीरे धीरे कंसेंट्रेशन बढ़ेगी। लेकिन बीच में एक ऐसा पोर्शन आएगा, ऐसा टाइम आएगा, ठीक है, जहाँ पर ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर क्या होगा कि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
कंपेरेबल होंगे, यानी दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो लगभग इक्वल होगी, दोनों ही कंसंट्रेशन में नो चेंज आएगा। तो ऐसी स्टेज को ही क्या कहा गया है हमें, ऐसे ही स्टेज को हमें क्या कहा गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये समझ आ गया आप लोगों को, इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम तीन ग्रुप में ये मैं आपको बता चुकी हूँ, तीन ग्रुप में हमने इसको डाल दिया है। क्या, जब रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रहा है और नियरली कंप्लीशन है, ख़त्म होने वाला है, जहाँ पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो है वो बहुत नेग्लिजिबल बची है, यानी बिल्कुल नाम मात्र बची है। दूसरा ये लिखा है कि रिएक्शन जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो अनचेंज्ड है, बिल्कुल भी यूज़ ही नहीं हुआ है, ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं। तीसरा है, जब रिएक्शन में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है कंपेरेबल है, मैं आपको बता चुकी हूँ, जब दोनों की कंपेरेबल कंसेंट्रेशन है, यानी एकदम वो इक्वल ही है। ठीक है, मतलब कोई भी चेंज नहीं है ओवरऑल, उन दोनों में कोई भी वो नहीं है, चेंज नहीं है, या ओवरऑल वो दोनों कांस्टेंट हो गई है, तो उसको कहेंगे हम इक्विलिब्रियम में है सिस्टम हमारा। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है कि एक्सटेंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इन दोनों इनकी एक्सटेंट क्या होगी, वेरिएबल है। ये कहाँ पर वेरी करेगी, इक्विलिब्रियम की जो एक्सटेंट है रिएक्शन की वो वेरी करती है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे, कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कैसा है, किस टेम्परेचर पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि और क्या वेरी करता है, नेचर वेरी करता है। किसका नेचर वेरी करता है, नेचर वेरी करता है रिएक्टेंट का, कि किस तरह का, किस नेचर का आप रिएक्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, ये सब समझ आ गया होगा। अब आयनिक इक्विलिब्रियम देखो, नाम से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। आयनिक इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, ये आपको पता चल गया कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, लेकिन इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होंगे, आयंस इन्वॉल्व होंगे, किसमें, एक्वस सोल्यूशन में। एक्वस सोल्यूशन में एक ऐसा इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जहाँ पर हमारे जो है आयंस इन्वॉल्व होंगे, किसमें, एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, इतना क्लियर होगा, आप होप सो आपको। अब है इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस में। फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, इनकी फेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, फेस का ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, फेस ट्रांसफॉर्म होती है, यानी फेस जो है वो एक फेज से दूसरे फेज में, दूसरे फेज से तीसरे फेज में, मतलब फेज जो है ना, फेज का यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। देखो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, देखो जैसे आप लोगों को पता है हमारे पास तीन ही स्टेट्स होती है मैटर की, क्या होती है, सॉलिड होता है। ठीक है, पिछले चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर में आप पढ़ के भी आए हो, पहले से भी जानते हो। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, और अपना गैस होता है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा फिजिकल प्रोसेस में, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, सॉलिड से हमारा लिक्विड बन जाएगा, जैसे आइस को जब हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं समर के टाइम पे, तो वो क्या होता है, लिक्विड में बदल जाता है। ठीक है, पानी में बदल जाता है। ठीक है, लिक्विड से क्या है, गैस में। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते रहते हैं, फर्दर इंक्रीज करते हैं, तो लिक्विड से वो गैस वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, गैस से सॉलिड में इन द सेंस कि गैस से हम सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये जो फेज का ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल बता चुकी हूँ, जब आइस और वाटर को हमने परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोस फ्लास्क में रखा। इंसुलेटेड यानी जहाँ पर कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा बिटवीन द कंटेंट्स इन द सराउंडिंग। कंटेंट्स यहाँ पे क्या कह रहा है, कंटेंट्स यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का जो है क्या नहीं हो पा रहा, एक्सचेंज नहीं हो रहा। ये तो होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे ना कि इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क में क्या होता है, कोई भी हीट का जो है वो ट्रांसफ़र या चेंज नहीं हो पा रहा। ठीक है, हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ले लिया। ठीक है, हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ले लिया, इक्विलिब्रियम स्टेट में ले लिया, और जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को शो कर रहा है। अब हम इसका मास जब हम देखेंगे तो आइस और वाटर का मास जो है वो टेम्परेचर और टाइम के साथ क्या है, वो चेंज नहीं होगा। उनकी उनके टेम्परेचर और टाइम के साथ में इनमें कोई भी चेंज शो नहीं होगा, और ये कांस्टेंट रहेंगे। तो ये कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैटिक नहीं है हमारा यहाँ पे। ठीक है, स्टैटिक नहीं है। ठीक है, अब देखो ये देखो जो बाउंड्री होती है आइस और वाटर के बीच में, आप लोगों को ये सब आप पढ़ेंगे ना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बार प्लीज़ एनसीईआरटी की रीडिंग ले लीजिएगा। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी मास का आइस और वाटर का बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि देखो फेस का ट्रांसफ़र हो रहा है ना। ठीक है, बस मॉलिक्यूल्स की फेस का ट्रांसफ़र हो रहा है, बट यहाँ पे मास
का तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए जो रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल्स है आइस से वाटर का और रिवर्स का, ठीक है, वो इक्वल रहेगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन, ठीक है। अब आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दे रखी है यहाँ पे। मैं जो जो नोट डाउन करवा रही हूँ प्लीज़ उन्हें अपने बुक में मार्क कर लीजिए और उनको याद कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एक और डेफिनेशन मिल जाएगी, बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कि ये यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी है फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी प्योर सब्सटेंस किसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक ऐसा टेम्परेचर है, ठीक है, किसी भी प्योर सब्सटेंस के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड और लिक्विड फेज जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, कोई भी प्योर सब्सटेंस मान लो, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कोई भी प्योर सब्सटेंस किसी टेम्परेचर में जब क्या हो, सॉलिड और लिक्विड फेज उनका जो है वो इक्विलिब्रियम में हो, तो उसी स्टेज को हम क्या कहेंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट या उसका मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दोनों ही अपोजिंग फोर्स जो है वो सिमल्टेनियसली हो रहे हैं और दोनों ही प्रोसेस जो है वो सेम रेट से हो रहे हैं, तो इसीलिए जो अमाउंट है वो चेंज नहीं हो रहा। देखो, अमाउंट जो है आइस और वाटर का वो चेंज नहीं होगा, अमाउंट मास चेंज नहीं होगा, बस आपका क्या हो रहा है, फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक फेज से दूसरे फेज में जा रहा है, बट देयर विल बी नो चेंज इन द अमाउंट, ठीक है। रेट चेंज हो सकता है, रेट सेम है, ठीक है, अमाउंट चेंज नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इसको हम ये एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। आप इस एग्जांपल को पढ़ लीजिएगा, मैं ऊपर से बता दे रही हूँ आपको। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने क्या लिया, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया, ये डिश ऑफ वाटर लिया। देखो, इन सब को आप पढ़ोगे ना, आपको ये बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा कि फेज़ में कैसे ट्रांसफ़र होता है। फेज़ देखो, ये देखो, इससे जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किससे, फेस का यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हुआ है, सॉलिड था, ठीक है, ये सॉलिड था, अब ये वेपर में ये क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। वैसे ही ये जो वाटर है, वाटर भी इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर भी क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा अपना, वाटर भी इवेपोरेट होकर क्या बन जाएगा, वाटर वेपर्स बन जाएगा। तो इसमें फेज का जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको एक बार रीडिंग ले लीजिएगा। और ये कैम्फर है, कैम्फर का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैम्फर भी क्या होता है, सॉलिड से क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब आप एक बार रीडिंग ले लीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। अब ये हम कल से करेंगे, ये हम आज के लिए इतना बहुत है, ये आगे हम कल से करेंगे, और इसकी रीडिंग ले लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।